हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज चैप्टर 7, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 6 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं अभी तक। चैप्टर 1, चैप्टर 2, उसके बाद फिर हम लोगों ने केमिस्ट्री के 2 चैप्टर देखे, उसके बाद फिर हम लोगों ने फिजिक्स का 2 चैप्टर देखा, बायोलॉजी के 2 चैप्टर देख लिए, 5, 6 एंड 9, 10 जो कि फिजिक्स का चैप्टर है ना। तो 5 और 6, इससे पहले इस चैप्टर से जस्ट पहले हम लोगों ने 6 चैप्टर देखा था, चैप्टर नंबर 6। तो मैंने सोचा कि पहले बायोलॉजी को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर हम केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे और तब फिजिक्स को डिस्कस करेंगे। ओके, आई नो बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है, लेकिन हम कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, जल्द से जल्द सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो अगर आप इनमें से किसी भी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर, इंटेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चंस या फिर कोई भी एक्टिविटीज़ है ना, आपकी एनसीईआरटी बुक में जो भी एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, अगर उसको आप देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आप मेरे इस चैनल पर विजिट कर सकते हो, दैट इज साइंस एजुकेशन चैनल्स पे आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आपको ये सारे लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। एक अलग से कैटेगरी है क्लास 10 साइंस के नाम से, तो उसमें आपको ये सारे के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। इवन मैं 1-2 दिनों में क्या करूँगी कि ये जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं और इंटेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसके अलावा मैंने एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन करा रखे हैं साथ साथ। तो एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस का एक अलग फोल्डर में बना करके सारे चैप्टर्स के डाल दूंगी एग्जाम्पलर क्वेश्चन, और एनसीईआरटी क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है उसे भी एक अलग फोल्डर में डाल दूंगी, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो इसलिए चलिए इसी अच्छी बात से हम आज का ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी लाइफ प्रोसेसेस को डिस्कस किया है, डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस को हमने देख लिया। फिर चैप्टर 6 में भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन था, जहाँ पे हम लोगों ने 2 सिस्टम को डिस्कस किए। तो सारे के सारे ऑलमोस्ट जो भी इम्पोर्टेंट सिस्टम्स होते हैं हमारी बॉडी में, उन्हें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब इस चैप्टर में भी एक सिस्टम, एक आखिरी सिस्टम को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक इम्पोर्टेंट सिस्टम में से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम है, दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, इससे पहले, इसे समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि रिप्रोड्यूस करने का क्या मतलब है। हालांकि ये टर्म से तो आप ऑलरेडी वाकिफ होंगे, आप ऑलरेडी जानते होंगे कि रिप्रोड्यूस करने का क्या मतलब है, लेकिन फिर भी आइए पहले हम इस टर्म को समझते हैं, दैट इज व्हाट इज रिप्रोडक्शन। ओके, तो देखो रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है। जैसे कि इसमें 2 वर्ड मिले हुए हैं, री मतलब होता है दोबारा, एंड प्रोडक्शन मतलब कि बनाना, है ना। प्रोडक्शन का क्या मतलब हो गया, सिंथेसिस करना, प्रोड्यूस करना, है ना। प्रोडक्शन मतलब सिंथेसिस। किसी भी चीज को प्रिपेयर करना, तैयार करना, बनाना, यानी किसी चीज को दोबारा से सिंथेसाइज करना, दोबारा से तैयार करना। ओके, अब जैसे कि आपके हाथ में एक पेन होगी, उसको किसी कंपनी ने बनाया, मान लो कि आपके पास सेलो पेन है, सेलो कंपनी की पेन है, ठीक है। अब इसे किसी कंपनी ने बनाया, प्रोडक्ट्स खत्म हो गए, तो फिर से उसे क्या करता है, वो फिर से प्रोडक्ट बना, फिर से वो प्रोड्यूस करता है, उसकी फॉर्मेशन करता है ना। तो दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। जस्ट लाइक दैट इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म दोबारा से अपने ही जैसे एक नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है, जन्म देता है, उस प्रोसेस को कहते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। एग्जिस्टिंग लाइफ से नई लाइफ क्रिएट करने की जो प्रोसेस होती है, पहले से जो लाइफ है उससे एक नई लाइफ क्रिएट करने की जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब ऑफ स्प्रिंग का क्या मतलब है, यहाँ पे हम ऑफ स्प्रिंग क्यों यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम इंडिविजुअल भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम चाइल्ड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने टर्म दिया है ऑफ स्प्रिंग। क्यों? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं आते हैं, ह्यूमन बींग्स के बेबी को चाइल्ड कहा जाता है ना। लेकिन अदर ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे कि हेन, तो हेन के ऑफस्प्रिंग को हम ये तो नहीं कहेंगे ना कि इसने चाइल्ड प्रोड्यूस किया है ना। बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, उनमें भी रिप्रोडक्शन होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब रिप्रोड्यूस करते हैं। तो सबके लिए एक कॉमन टर्म यूज किया जाता है, दैट इज ऑफस्प्रिंग, नए इंडिविजुअल प्रोड्यूस करना, ठीक है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये भी तो एक लाइफ प्रोसेस है, फिर लाइफ प्रोसेस चैप्टर जो हमने पढ़ा उसमें हमने इसे क्यों नहीं डिस्कस किया, उसमें
इस पार्टिकुलर प्रोसेस को क्यों इंक्लूड नहीं किया गया है? तो इसके पीछे ये रीज़न है कि इट्स नॉट नेसेसरी फॉर सस्टेनिंग लाइफ। रिप्रोडक्शन एक फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस नहीं है, ये एक ज़रूरी लाइफ प्रोसेस नहीं है, ठीक है। ये हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए रिक्वायर्ड नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो वो डेथ कर जाएगा, ऐसा तो नहीं। लेकिन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस का क्या मतलब होता है कि उसके बिना हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। लेकिन रिप्रोडक्शन के केस में तो ऐसा नहीं है। अब न्यूट्रिशन हमने देखा था, तो न्यूट्रिशन है कि जब अगर हम खाना नहीं खाते हैं कुछ दिन तक कंटिन्यू तो हमारी डेथ हो सकती है ना। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है, तो रेस्पिरेशन अगर हम नहीं करेंगे, सांस लेना अगर हम बंद कर देंगे तो हमारी डेथ हो जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन, हमारी बॉडी में अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो हमारी डेथ हो जाएगी। एक्सक्रीशन की प्रोसेस है, एक्सक्रीशन अगर आपने ऑब्जर्व करा होगा कि थोड़ा सा कंस्टिपेशन हो जाता है तो हमें कितनी प्रॉब्लम्स होने लगती है ना। तो ये सब प्रोसेस ऐसे हैं कि जिसके ना करने पर, जिसके अच्छे से फंक्शन ना करने पर हमारी लाइफ डेंजरस हो सकती है, हमारा सर्वाइव करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन रिप्रोडक्शन इज़ नॉट लाइक दैट। रिप्रोडक्शन एक फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस नहीं है, क्योंकि ये हमारे लाइफ को सस्टेन करने के लिए ज़रूरी नहीं होती है, ठीक है। फिर से यहाँ पे आपके मन में एक सवाल आएगा कि जब रिप्रोडक्शन हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है ही नहीं तो फिर हम क्यों एनर्जी वेस्ट करते हैं इसको परफॉर्म करने में, हम क्यों रिप्रोड्यूस करने में अपनी एनर्जी खर्च करते हैं? क्या ज़रूरत है इसकी, क्या एडवांटेज है हमारी लाइफ में इस रिप्रोडक्शन का, है ना। तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स, रिप्रोडक्शन ही वो प्रोसेस है जिसकी वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखता है, इस अर्थ पे अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन रख पाता है, ठीक है। अब इसको आप एक एग्जांपल से समझिए। फॉर एग्जांपल, एक फैमिली है, ठीक है, एक फैमिली है ना, जिसमें 5 मेंबर्स हैं। मान लो कि इसमें 5 मेंबर्स हैं। अब इस 5 मेंबर्स में फादर, मदर और 3 बच्चे हैं, ठीक है। माता पिता बूढ़े हो गए, उनकी डेथ हो गई। अब बच गए कितने मेंबर्स? 3 मेंबर्स बच गए। अब इन 3 मेंबर्स में सपोज करो कि सब में एक के पास कोई बच्चे नहीं है, 2 फैमिली बच गई, उसमें से किसी एक की डेथ हो गई, बच गया 2। अब इस 2 में दोनों के 2-2 बच्चे हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि इस 2 में दोनों के 2-2 बच्चे हैं। अब धीरे धीरे इसकी उम्र बढ़ती जा रही है, इसके दोनों फादर मदर मर गए, ठीक है। बच गया कितना? दोनों बच्चे सिर्फ बच गए। तो अब ये भी धीरे धीरे अगर ये आगे फर्दर प्रोड्यूस नहीं करता है, अगर आगे कोई भी बच्चे नहीं होते हैं इससे, तो फिर ये जब खत्म होगा तो इसकी तो पूरी फैमिली ही खत्म हो गई, है ना। तो ये जो फैमिली है, अब आप इसको रिजेंबल करो इस वर्ल्ड से, इस अर्थ से रिजेंबल करिए इस फैमिली को। और ये जो 5 मेंबर्स हैं, आप सपोज करोगे ये अर्थ पे रहने वाले ह्यूमन बींग्स हैं। तो अगर ह्यूमन बींग्स आगे रिप्रोड्यूस नहीं करता है तो आने वाले समय में तो ये पूरी तरह से धरती से डिसअपियर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, है ना। तो इस अर्थ पे अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। ये पहला एडवांटेज हो गया। सेकंड एडवांटेज पे आते हैं। इट क्रिएट्स वेरिएशंस इन डीएनए विच लीड्स टू द स्टेबिलिटी ऑफ अ स्पीसीज। ये वेरिएशंस क्रिएट करता है। अब वेरिएशंस इन डीएनए का क्या मतलब है, यहाँ पे डीएनए का क्या रोल है, ये हम लोग अभी आगे देखेंगे। फिलहाल आप बस ये समझो कि रिप्रोडक्शन से ही वेरिएशंस आता है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे जो मम्मी पापा होते हैं हम उनसे डिफरेंट होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम अपने मम्मी पापा से बिल्कुल सिमिलर होते हैं, हमारे अंदर कुछ अलग कैरेक्टर होता है, राइट। और फिर हमारे जो ऑफस्प्रिंग होंगे उसमें एक अलग कैरेक्टर होगा, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होता है ना। ऐसा तो नहीं है कि मम्मी पापा के साथ अगर हम खड़े हो जाएं तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन मम्मी है, कौन माँ है और कौन बच्चे हैं, ऐसा तो नहीं होता है। तो कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। तो ये वेरिएशंस किसकी वजह से आ रहा है? रिप्रोडक्शन की वजह से आ रहा है। और जब वेरिएशंस आते हैं तो कहीं ना कहीं नए स्पीसीज का भी इवोल्यूशन होता है। थोड़े थोड़े चेंजेस करते 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 एक बड़ा सा चेंजेस आता है, ठीक है। अब आइए समझते हैं इस सेकंड एडवांटेज को, वेरिएशंस इन डीएनए। डीएनए में किस तरह से वेरिएशंस होता है, ये इस बात को समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आप गौर कीजिए कि हमारे जो माता पिता होते हैं हम उनकी एकदम एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं, है ना। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं वो बिल्कुल अपनी एग्जैक्ट कॉपी नहीं क्रिएट करते हैं, कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंसेस होता है ना। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो, एग्जैक्ट कॉपी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, है ना। हम अपने पेरेंट्स से सिमिलर तो होते हैं लेकिन एग्जैक्ट नहीं होते हैं। अब इस सिमिलरिटी का क्या मतलब है, क्यों होता है ये सिमिलरिटी, किसकी वजह से है? दिस इज बिकॉज ऑफ डीएनए।
ये डीएनए की वजह से ही है। और डीएनए क्या है? तो डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, आपने पढ़ा है ना क्लास 9th में। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, कैरेक्टरिस्टिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, और इसी इंफॉर्मेशन से प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है, और प्रोटीन्स ही डिफरेंट कैरेक्टर्स को डेवलप करते हैं। प्रोटीन्स की वजह से ही डिफरेंट कैरेक्टर्स आते हैं। जैसे कि आई का कलर हो गया, है ना, तो डिफरेंट आई कलर्स हमारे डिफरेंट जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सबका आई कलर अलग अलग होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होता है। आपकी जो फिंगरप्रिंट होती है वो कभी भी मैच नहीं करती है, क्यों? ड्यू टू दिस वेरिएशन। ये डीएनए प्रेजेंट कहाँ पे होता है? तो एज वी नो के जितनी भी बड़ी ऑर्गेनिज्म हो, जितनी भी बड़ी बड़ी हो, जितने भी सेल्स हो, हर एक सेल्स के पास एक न्यूक्लियस होता है, और उसी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है डीएनए, जिसे हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, और इसी डीएनए के पास हमारी बॉडी के लिए क्या होता है? हमारी बॉडी को बनाने का ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट का क्या मतलब होता है? ढांचा, स्ट्रक्चर, है ना, वो क्या कहते हैं? नमूना, ब्लूप्रिंट। ठीक है, यानी कि किस ऑर्गेनिज्म को किस तरह से ग्रो करना है, किस तरह से डेवलप कराना है, उसका ब्लूप्रिंट किसके पास होता है? स्टोर्ड होता है, डीएनए के पास होता है। ठीक है, अगर हम डीएनए के फुल फॉर्म की बात करें तो डीएनए का फुल फॉर्म हो जाता है डीएनए, दैट इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, वेरिएशंस किस तरह से आते हैं इस डीएनए में, इसको समझने से पहले आइए इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि ये हमारे न्यूक्लियस में किस तरह से स्टोर्ड होता है। तो लुक एट दिस, ये है हमारा डीएनए जो कि कुछ इस तरह का होता है। इसकी टोटल लेंथ की अगर हम बात करें, हमारी बॉडी में, हमारे सेल में जो प्रेजेंट होता है, ये एक सेल है, इसका ये जो न्यूक्लियस है, इसी न्यूक्लियस में ये इतना बड़ा जो कि 2.2 मीटर के इतना लेंथी होता है, ये डीएनए इस न्यूक्लियस में स्टोर्ड होता है। ठीक है, लुक एट दिस, ये एक स्ट्रैंड आपको इस तरह से दिख रही है, राइट, एंड दूसरी स्ट्रैंड ये दिख रही है। स्ट्रैंड मतलब थ्रेड, है ना, यानी कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, जिसकी लेंथ होती है 2.2 मीटर। ओके, अब देखिए, ये जो इतना बड़ा डीएनए एक छोटे से सेल के छोटे से न्यूक्लियस में कैसे अरेंज्ड रहता है? तो एक्चुअली ये क्वाइल्ड फॉर्म में, है ना, ये इस तरह से क्वाइल्ड फॉर्म में स्टोर होता है। क्वाइल होते 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 ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेता है ना, ये पहले कुछ इस तरह का हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को हम कह देते हैं क्रोमेटिन। इस क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को हम कह देते हैं क्रोमेटिन। और जब सेल डिवीजन का टाइम आता है तो यही क्रोमेटिन और भी ज़्यादा क्वाइल्ड हो जाते हैं, कुछ इस तरह से क्वाइल्ड हो जाता है और एक स्ट्रक्चर बना लेता है इस तरह का, जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम। तो ये इस तरह से प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, इस तरह से। ओके, और ये इस तरह से डीएनए यहाँ पे दिखाई देते हैं, जिसे हम कहते हैं डीएनए फ्रैगमेंट्स, है ना। ये इस एक सेक्शन को, ये जो दिख रहा है ना, इसको कहा जाता है डीएनए फ्रैगमेंट्स। और हर एक फ्रैगमेंट्स का हर एक फ्रैगमेंट में अलग अलग इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। वो इंफॉर्मेशन अलग अलग प्रोटीन्स की सिंथेसिस करती है, और हर एक टाइप के प्रोटीन्स एक नए कैरेक्टर को बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे, और उसी फ्रैगमेंट को, उसी डीएनए के फ्रैगमेंट को जिसमें कैरेक्टर्स के लिए इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, उसको कहा जाता है जीन। अब जैसे कि यहाँ पे ये देख लो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक सीक्वेंस है डीएनए की। ठीक है, इसमें इंफॉर्मेशन इस तरह से अरेंज होती है। तो सपोज यहाँ से यहाँ तक के जो सेगमेंट है डीएनए का, वो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन को बनाता है ना, हमारी बॉडी में हाइट कैरेक्टर को बनाता है। यहाँ पे कोई अलग प्रोटीन को इसने स्टोर कर रखा है, यहाँ पर जो डीएनए सीक्वेंस है उससे एक अलग प्रोटीन सिंथेसिस होगी जो कि हमारे आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। तो इस तरह से जो 2.2 मीटर लेंथी डीएनए पाए जाते हैं, उसमें अलग अलग कैरेक्टर स्टोर होते हैं। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि ये जो डीएनए है ना, ये जो सीक्वेंस है, इसमें मान लो कि ये यहाँ पे A, T, C और G इस तरह से ये स्टोर्ड है, और इससे प्रोड्यूस होती है हमारी हाइट। अब जब रिप्रोडक्शन का टाइम आता है, तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि ये डीएनए क्या करते हैं, ये पेरेंट से हमारी बॉडी में, चाइल्ड की बॉडी में क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। इसीलिए हम अपने पेरेंट्स से सिमिलर दिखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर माता पिता का कैरेक्टर्स आता है, इनहेरिट होता है। ठीक है, इसीलिए हमारे अंदर कुछ कैरेक्टर्स मदर्स का दिखता है, कुछ
कैरेक्टर फादर का दिखाई देता है, कुछ कैरेक्टर मदर का दिखाई देता है, क्योंकि इसे डीएनए में स्टोर होती है कैरेक्टरिस्टिक इन्फॉर्मेशन और वो इनहेरिट होती है पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, अब कैसे ट्रांसफर होता है और वेरिएशंस कैसे आते हैं, तो इस बात को समझिए कि सपोज कर लेते हैं कि ये सीक्वेंस है इस डीएनए का। ठीक है, और जब ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहा था तो उस टाइम में ट्रांसफर करने के लिए डीएनए को अपनी एक कॉपी बनानी पड़ती है, इस सेल को अपनी कॉपी बनानी पड़ती है, डीएनए को डबल करना होता है ताकि एक पेरेंट्स के पास रहे और एक उस ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो। तो ये जो डीएनए कॉपिंग हो रही होती है उस टाइम में क्या होता है, इस सीक्वेंस में कुछ गड़बड़ी आ जाती है। एटीसीजी के जगह पर जो दूसरा स्ट्रैंड बनता है उसमें सीक्वेंस मान लेते हैं कि वो गड़बड़ होकर के क्या हो जाता है, AGTC हो जाता है। तो अभी ये जो हाइट के लिए, ये जो लॉन्ग हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ये डीएनए की कोडिंग में चेंजिंग आने की वजह से क्या हो जाता है, ड्वार्फिज्म आ जाता है। अब ये जो एक अलग प्रोटीन बन गया है ना, डीएनए सीक्वेंस गड़बड़ हुआ, एरर हुई और प्रोटीन डिफरेंट, प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। पहले ये जायंटिज्म के लिए था, नॉर्मल हाइट के लिए था, मान लो नॉर्मल हाइट के लिए, और अब ड्वार्फिज्म कॉज हो गया। तो इस तरह से वेरिएशंस आती है डीएनए ट्रांसफर की वजह से। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्रिएट्स वेरिएशंस इन डीएनए, जिसकी वजह से अब कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी ये वेरिएशंस की वजह से फ़ायदा भी हो जाता है। ओके, अब मैंने कहा कि ये डीएनए ट्रांसफ़र होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, तो ये ट्रांसफ़र कैसे होता है, तो देखिए कोई भी ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से ही प्रोड्यूस होते हैं, ये तो हमें पता है कि चाहे कितनी भी बड़ी बॉडी रहे वो एक छोटे छोटे सेल से ही मिल करके टिश्यूज़ बनाती है और वो टिश्यूज़ मिल करके क्या करते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं, और ये ऑर्गन मिल करके ऑर्गन सिस्टम बनाता है, एंड ये ऑर्गन डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स मिल करके क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक सेल बनाना पड़ेगा, है ना। हम भी पहले एक सिंगल सेल थे, वही एक सेल अगेन एंड अगेन डिवाइड करके टिश्यू बनाता है, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम बनता है हमारी बॉडी में, और तब जा करके एक ह्यूमन बीइंग बनता है ना। तो उस एक सेल को बनाने के लिए अगर हम सपोज कर लेते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, हम मान लेते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म है जो कि जिसे रिप्रोड्यूस करना है ये यूनिसेलुलर है, तो यूनिसेलुलर है तो इसके पास एक सिंगल सेल होगा। ठीक है, तो अगर यूनिसेलुलर है तो सिर्फ एक सेल पार्टिसिपेट करेंगे रिप्रोडक्शन में, और अगर मल्टी सेलुलर है तो दो पेरेंट, मदर एंड फादर। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं कि ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना है। ठीक है, अब इस एक सेल में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उस न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होते हैं, और ये ER है, आप मान लीजिए कि यहाँ पे गोल्जी एपरेटस है, राइट। उसके बाद फिर ये लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, और ये सब साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम, ये सब प्रेजेंट। तो जब ये सेल डिवाइड करता है, जब इसे रिप्रोडक्शन करना होता है, तो रिप्रोडक्शन करने से पहले इसे कुछ प्रिपरेशन करनी होती है। सबसे पहले क्या होता है कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो एक सिंगल डीएनए होता है, ये डीएनए की एक कॉपी तैयार करता है, इसको डुप्लीकेट करता है। ठीक है, दो कॉपी बनाता है ना। ये क्या करता है, ये दो कॉपी डीएनए की बनाता है, और इस प्रोसेस को जिसमें डीएनए की एक अलग कॉपी बनती है उसे हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। तो एक प्रोसेस ये करनी होती है, एक तैयारी ये करनी होती है जिसको हम कहते हैं डीएनए कॉपिंग, कॉपी करना, डीएनए की कॉपी तैयार करना, एकदम एग्जैक्ट कॉपी तैयार करना। और दूसरी तैयारी ये करनी होती है कि इसके पास जितने भी सेल ऑर्गेनेलिज हैं उन सभी की एक एक कॉपी भी क्या करनी होती है, इसको प्रोड्यूस करनी होती है। ठीक है, एक अलग कॉपी तैयार करनी होती है। एक माइटोकॉन्ड्रिया था, एक और बनाना पड़ेगा, एक लाइसोसोम था, एक और बनाना पड़ेगा, साइटोप्लाज्म को भी डबल करना पड़ता है। ओके, तो एक ER पहले से था, दूसरा इसने प्रोड्यूस करा, गोल्जी बॉडी भी पहले से थी, दूसरा भी प्रोड्यूस करा, माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल हो जाता है, लाइसोसोम भी डबल हो जाता है, एंड साइटोप्लाज्म भी डबल हो जाता है। अब जाकर के ये सेल रेडी है डिवाइड करने के लिए। अब क्या करेगा कि ये सेल डिवाइड होगा, डिवाइड होकर के दो सेल बनाता है, और दोनों सेल में एक एक कंपोनेंट डाल देता है। इसमें एक डीएनए की कॉपी है ना, एक ER इसमें चला जाता है, एक गोल्जी बॉडी इसमें चली जाती है, एक माइटोकॉन्ड्रिया इसमें चला जाता है, लाइसोसोम,
जितने भी कंपोनेंट हैं वो सब उसमें चले गए। फिर दूसरे में इसमें भी एक डीएनए कॉपी, ER, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये सारे के सारे सेल कंपोनेंट क्या हो जाते हैं, डिस्टिंग्विश हो जाते हैं, ठीक है। अब बिकॉज ये दोनों सेल्स एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर दिख रहे हैं, इसलिए हमारे अंदर क्या होती है, यहाँ पे सिमिलरिटीज आती है। इसीलिए हम अपने पेरेंट्स से, ये पेरेंट सेल है और ये, इसको हम कहते हैं डॉटर सेल, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डॉटर सेल्स। तो एक सिंगल पेरेंट डिवाइड होकर के 2 डॉटर सेल्स बनाता है। तो बिकॉज दोनों सेल्स एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर हैं, इसलिए ऑफ स्प्रिंग जो होते हैं वो अपने पेरेंट से बिल्कुल सिमिलर होते हैं। बट यहाँ पर ये जो फर्स्ट स्टेप हुआ डीएनए रिप्लिकेशन का, जब डीएनए कॉपी हो रही होती है, उसी ड्यूरिंग अगर डीएनए का जो सीक्वेंस था, जैसा कि मैंने बताया था, सपोज कर लो कि ये एक डीएनए है, इसके सीक्वेंस में अगर गड़बड़ी हो गई है ना, मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या था, ACGT ये सीक्वेंस था, और ये गलती से अगर हो जाता है डीएनए रिप्लिकेशन के ड्यूरिंग, ये सीक्वेंस चेंज होकर के ये बन जाता है AGCT, तो ये एक अलग प्रोटीन बनाएगा, है ना। मान लो कि ये जो सीक्वेंस था ये रिस्पॉन्सिबल था ब्लैक हेयर के लिए, और अब ये जो चेंज हो गया तो ये अब बनाता है ब्राउन हेयर। तो पेरेंट्स में फादर का जो हेयर कलर था वो था ब्लैक, अब ये जो नया ऑफस्प्रिंग बना उसमें कलर आ जाता है ब्राउन हेयर, है ना। तो इस तरह से आपने देखा कि रिप्रोडक्शन डीएनए में वेरिएशंस क्रिएट करता है, जिससे न्यू स्पीसीज अपने आप को बदलते इन्वायरमेंट में स्टेबल कर पाते हैं और उसमें नई नई चेंजिंग आती है, और फिर यही वेरिएशन, फिर ये जो ब्राउन हेयर वाला ऑफस्प्रिंग है वो आगे जाकर के प्रोड्यूस करेगा, तो फिर से ब्राउन हेयर प्रोड्यूस होगी। तो इस तरह से धीरे धीरे करते करते जनरेशन बाय जनरेशन जब रिप्रोडक्शन होता जाएगा तो क्या होगा कि ब्लैक हेयर डिसअपियर होने लगेंगे, तो एक नया वेरिएशन क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि रिप्रोडक्शन वेरिएशन क्रिएट करता है, ठीक है। और यही वेरिएशन क्या करता है, इवोल्यूशन को जन्म देता है, इवोल्यूशन का बेस माना जाता है वेरिएशन को, ठीक है। अब इन वेरिएशंस की वजह से क्या होता है कि कभी कभी फायदा भी हो जाता है, कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसे एक एग्जाम्पल से समझें, सपोज करो कि यहाँ पे एक तालाब है, एक पॉन्ड है, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, इसमें कुछ बैक्टीरियाज भी रहते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी इसमें ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। इस तालाब में कुछ बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं। सपोज कीजिए कि ये जो बैक्टीरिया है ये सरवाइव करते हैं 20 डिग्री सेल्सियस पे, मैक्सिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा के टेम्परेचर पर ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब इनमें रिप्रोडक्शन हुआ, ये नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है, ये नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस किया। इनमें से कुछ ऑफस्प्रिंग जो ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, ये 40 डिग्री सेल्सियस तक सरवाइव कर सकते हैं। इसमें डीएनए में ये जब रिप्रोडक्शन हो रहा था तो इसके डीएनए में कुछ चेंजिंग आ गई, जिसकी वजह से ये स्टेबल हो गए 40 डिग्री सेल्सियस तक के लिए, ठीक है। इसमें डीएनए में वेरिएशन आने की वजह से ये 20 डिग्री सेल्सियस नहीं बल्कि 40 डिग्री सेल्सियस तक ये सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। अब कभी अचानक से ऐसा हुआ, कुछ ड्रास्टिक चेंज हुआ इन्वायरमेंट में, ड्रास्टिक चेंज हुआ इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से ये जो पॉन्ड था, इस पॉन्ड का टेम्परेचर 20 डिग्री हुआ करता था, वो इंक्रीज हो गया इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। मान लो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस पॉन्ड का टेम्परेचर 40 डिग्री हो जाता है। तो आप बताइए कि जो मैक्सिमम 20 डिग्री पर ही सर्वाइव कर सकते हैं जो बैक्टीरिया, क्या वो 40 डिग्री सेल्सियस को झेल पाएंगे? नहीं झेल पाएंगे, है ना। तो जब इस पॉन्ड का टेम्परेचर, इस पॉन्ड में जो वाटर है उसका टेम्परेचर अगर 40 डिग्री हो जाता है तो जितने भी 20 डिग्री के बैक्टीरिया हैं वो सब डेथ कर जाएंगे, इन सभी का डेथ हो जाएगा, और बाकी बच जाएंगे तो कौन, ये सर्वाइव कर जाएंगे 40 डिग्री वाले, है ना। तो इस तरह से आपने देखा कि वेरिएशंस की वजह से ही ये स्पीसीज बच पाई, नहीं तो सारे के सारे पॉन्ड्स में जितने भी बैक्टीरिया थे वो सब मर जाते, तो इनकी कोई भी स्पीसीज नहीं बच पाती, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेरिएशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, वेरिएशन स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए यूजफुल साबित हो रही है ना। अब ऐसे ही बार बार रिप्रोडक्शन करते करते 2-3 जनरेशन के बाद ऐसा होगा कि 20 डिग्री वाले जो बैक्टीरिया थे वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, सिर्फ 40 डिग्री वाले बचेंगे, और इवन इसके बाद 40 से 60 डिग्री वाले भी कुछ
प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो वेरिएशंस आने से क्या हो रहा है, नई नई स्पीसीज का इवोल्यूशन भी हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए रिप्रोडक्शन की वजह से ही इवोल्यूशन भी होता है। इट हेल्प्स इन इवोल्यूशन ऑफ अ न्यू स्पीसीज, नए स्पीसीज को इवॉल्व करने में भी रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस तरह से 3 एडवांटेज होते हैं रिप्रोडक्शन के, एंड वेरिएशन के भी इंपॉर्टेंस आपने देख लिए। ओके, सो वेरिएशन क्या है, द डिफरेंसेस प्रेजेंट बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज में जो थोड़ी बहुत चेंजिंग है डीएनए की वजह से, डीएनए में एरर होने की वजह से जो चेंजेस आते हैं, जो डिफरेंसेस आते हैं, उसी को वेरिएशन कहा जाता है। ये वेरिएशन हेल्पफुल भी होता है और हार्मफुल भी हो सकता है। अगर स्पीसीज सर्वाइव कर जाती है तो वेरिएशन हेल्पफुल होता है। तो स्पीसीज के लिए जो होते हैं ना, ये वेरिएशंस हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि स्पीसीज के पास बहुत टाइम होता है ग्रो करने के लिए, लेकिन इंडिविजुअल के पास तो एक शॉर्ट लाइफ स्पान होती है। ठीक है, तो स्पीसीज के लिए वेरिएशन इंपॉर्टेंट है बट इंडिविजुअल के लिए नहीं है। ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट में दिया हुआ है। ओके, अब जो सर्वाइव कर जाते हैं वो स्टेबल हो जाते हैं, स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं। स्टेबिलिटी की वजह से क्या होता है, इवोल्यूशन में भी ये हेल्प करता है वेरिएशन। ठीक है, एंड वेरिएशंस की वजह से ही न्यू वैरायटीज का फॉर्मेशन होता है, न्यू वैरायटीज इवॉल्व होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, डीएनए में कुछ चेंजिंग की वजह से आई कलर, डिफरेंट कलर, आई के डिफरेंट कलर्स हमें देखने को मिलते हैं। लुक एट दिस, ये ईयर लोब्स को देखिए आप, किसी किसी का ईयर बिल्कुल अटैच्ड होता है, किसी किसी का डिटैच्ड होता है। यहाँ पे है ना, ये जो अलग दिख रहा है ना, ये हटा हुआ है, ये स्किन से हटा हुआ है यहाँ पे, तो इसको कहते हैं डिटैच्ड ईयर लोब और इसको कहते हैं अटैच्ड। तो ये भी वेरिएशन की वजह से ही है। तो ये जो वैरायटीज हमें देखने को मिल रही है, ये देखिए फ्लावर में ये सब के सब मैरीगोल्ड हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के मैरीगोल्ड्स के जो हमें वेरिएशंस देखने को मिल रही है, ये किसकी वजह से, इसी वेरिएशंस की वजह से, है ना। डिफरेंट वैरायटीज जो हमें मैरीगोल्ड के देखने को मिल रही है, किसकी वजह से, ड्यू टू वेरिएशंस इन डीएनए। तो इसीलिए वेरिएशन इज यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। ओके, अब आइए कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। डीएनए कॉपिंग का क्या इंपॉर्टेंस है रिप्रोडक्शन में। तो डीएनए कॉपी करने से क्या होता है कि कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कुछ कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होता है, इसलिए डीएनए कॉपी इंपॉर्टेंट है। बॉडी डिजाइन को मेंटेन रखने के लिए डीएनए इंपॉर्टेंट है ना। हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारा जो ब्लूप्रिंट है बॉडी का, उसको मेंटेन रखने के लिए भी डीएनए कॉपी जरूरी है। एंड डीएनए कॉपी में अगर वेरिएशंस आ जाता है तो इसकी वजह से नई वैरायटीज हमें देखने को मिलती है। दैट्स व्हाई डीएनए कॉपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीसीज बट नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल। वेरिएशन स्पीसीज के लिए बेनिफिशियल है बट इंडिविजुअल के लिए हमेशा बेनिफिशियल नहीं है। इसके पीछे क्या रीज़न है। तो जैसा कि मैंने बताया कि वेरिएशन स्पीसीज के लिए इसलिए ज़रूरी है, इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि ये स्पीसीज को अडेप्ट और सर्वाइव करने में हेल्प करता है ना। क्योंकि स्पीसीज के पास काफ़ी वक्त मिलता है चेंजिंग इन्वायरमेंटल को अडेप्ट करने का। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए कि स्पीसीज क्या होता है, इंडिविजुअल क्या होता है। तो देखो, स्पीसीज मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, एंड इंडिविजुअल मतलब सिंगल ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है यहाँ पे, सिंगल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल की बात करेंगे तो इंडिविजुअल, और अगर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं तो डेट इज कॉल्ड स्पीसीज। ओके, तो स्पीसीज के लिए ये वेरिएशन बेनिफिशियल है क्योंकि उसको सर्वाइवल में हेल्प करता है, इन्वायरमेंटल चेंजेस को अडेप्ट करने में हेल्प करता है। बट इंडिविजुअल के लिए हमेशा, नॉट नेसेसरीली, हमेशा ये बेनिफिशियल नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर आप ड्रेस्टिक चेंज का, जैसे कि हमने अभी एग्जांपल देखा था, अगर वो जिस नीश में रह रहा है, इंडिविजुअल जिस नीश में रह रहा है ना, वहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस पे ही इसको सर्वाइव करने की आदत है। अगर किसी वजह से 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है टेम्परेचर, तो जो इंडिविजुअल 20 डिग्री पर सर्वाइव कर रहा था वो तो डेथ कर जाएगा, है ना। तो इसलिए इंडिविजुअल के लिए ये हार्मफुल भी हो सकता है, बेनिफिशियल भी हो सकता है, बट स्पीसीज के लिए हमेशा बेनिफिशियल होता है। ठीक है, तो ये थे दो क्वेश्चंस थे। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। ठीक है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।